हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। मैं आपका प्यारा विजय सर। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो सेशन हम करने वाले हैं, इस सेशन की जो खास बात होगी, ये सेशन कौन सा है ध्यान से देखिए। यस, जेईई मेंस स्ट्रेटजी 2022। ये सेशन आपको बताएगा कि हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। तो लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा सेशन को। सबसे पहले ही बात, हमारा जो जेईई मेंस स्ट्रेटजी है वो क्या रहना चाहिए। तो पहले ये रखना है कि हमारे को एग्जाम्स की डेट क्या आएगी। अगर ये एंजाइटी मन में चल रही है तो हम क्लियर करना चाहते हैं, आज एक एक्सपेक्टेड डेट आपको बताना चाहते हैं कि कौन सी आ सकती है। या तो वो मार्च के एंड में होगी या अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। तो तैयार हो जाइए, पहला जेईई मेन आपका हो चुका है, एक तरह से प्रिडिक्टेड कि लास्ट वीक ऑफ मार्च या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के बीच में कोई एक आ सकता है। फिर अगली बात हम करेंगे तो कौन सी आएगी, आपको पता है टर्म 2 डिक्लेयर हो चुका है, वो 26 अप्रैल को है। तो कहीं ना कहीं 26 अप्रैल को आपका टर्म 2 भी फिक्स हो चुका है। यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर हमारा अभी तक एग्जाम नहीं डिक्लेयर हुआ, जेईई मेंस डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों आप भूल गए हैं कि आपका केमिस्ट्री ओलंपियाड डिक्लेयर हो चुका है, फिजिक्स ओलंपियाड भी डिक्लेयर हो चुका है। तो जो बच्चे 12th के हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अगर जेईई मेंस की डेट का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए तो ऑलरेडी एक डेट डिक्लेयर हो चुकी है। और वो डेट आपकी जो है वो कौन सी है, आप सोचो। वो डेट आपकी हो चुकी है केमिस्ट्री एग्जाम की, केमिस्ट्री ओलंपियाड की, फिजिक्स एग्जाम के लिए फिजिक्स ओलंपियाड की। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की डेट को फोकस करके तैयारी कर लेते हैं तो एक सब्जेक्ट आपका अभी खत्म हो जाएगा, दूसरा सब्जेक्ट आपका मार्च में खत्म हो जाएगा, और जो मैथ्स बचेगा उसको जब एग्जाम की डेट आएगी लगभग 25 मार्च के आसपास, तब तक आपके पास एक टाइम पीरियड होगा, उसमें आप अपना मार्च का भी मैथ्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप 12th क्लास में हैं तो इस तरह से अपना फोकस बनाएं ताकि आप अच्छे से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना जेईई मेंस क्लियर कर सकें और टर्म 2 अप्रैल के अंदर कंप्लीट कर सकें, जो कि आपका कब होगा, 26 अप्रैल को। अब बात आती है ड्रॉपर्स की कि ड्रॉपर क्या स्ट्रेटजी रखें सर। देखिए, ड्रॉपर्स की बात करें तो बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है, क्योंकि एक तो आपके पास एक साल है, दूसरा आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं बचा ऐसा आपको लगता है, लेकिन मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। अब ये बहुत सारा टाइम कैसे है आप सोच सकते हैं, मैं बताता हूं। बहुत सारा टाइम ऐसे है कि आप अगर देखें तो आपका कोर्स अगर फरवरी में खत्म होता है सपोज, तो आपको लग रहा है कि सर फरवरी में खत्म होगा, आज आपका सेशन देख रहे हैं, आज मोटिवेट हो गए और आज एनर्जी आ गई और हम फोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो टाइम बचा है वो बचा है अब कौन सा, आज से अगर आप देखें तो 28 फरवरी तक आपका अगर कोर्स खत्म होता है या फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में कोर्स खत्म होता है, तो लगभग टेंटेटिव अगर हम माने कि हमारे पास जो है वो आपके 15 दिन बचते हैं। 15 दिन अगर आपके पास बचते हैं तो 15 दिन के हिसाब से आप ये सोचिए कि आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं तो आपके पास 6 घंटे आपकी कोचिंग में जाते हैं, और अगर एवरेज 10 घंटे आप पर डे की स्टडी करते हैं तो 4 घंटे आपके पास बचे। 15 दिन अगर बचते हैं तो इसका मतलब 60 घंटे आपके पास बचे। 60 घंटे बचने से आपका ये प्लान बनता है कि अब इस 60 घंटे को यूटिलाइज कैसे करें। तो हमारे पास सबसे बड़ा डाउट क्या होता है कि हम ये कंफ्यूज हैं कि सर अब इस समय रिवीजन पर फोकस करें या हम अपना होमवर्क करें। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि जिनका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, जो अपनी कोचिंग में जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना क्या करें बताइए, वो सिर्फ अपना होमवर्क करें, रिवीजन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला डाउट कि सर अगर रिवीजन नहीं करते हैं तो सर टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो डिप्रेशन बहुत हाई हो जाता है, और हाई डिप्रेशन के साथ अगर हम पढ़ते हैं तो हमारी एफिशिएंसी घट जाती है। तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, देखिए अगर आप टेस्ट के मार्क्स के चक्कर में फंस गए, स्पेशली ड्रॉपर, ध्यान सुनिएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट के मार्क्स के एनालिसिस ही गलत है। कम आने का रीजन क्या होगा सोच सकते हैं कि आप अभी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपके पास 6 घंटे कोचिंग में जा रहे हैं, आपके पास 4 घंटे बचते हैं, वो आप होमवर्क करते हैं उसमें चले जाते हैं। तो अगर होमवर्क में जा रहे हैं तो रिवीजन कैसे करोगे? प्लस अभी तक आप देख सकते हैं कि जब एग्जाम होता है तो पूरा सिलेबस आता है, पूरा सिलेबस आने पर आपके पास ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे आप रिवाइज कर सकें। तो यहां कहीं ना कहीं रिवीजन लैक होने की वजह से नंबर कम आ रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे कि आपको कुछ नहीं आता। तो इसका मतलब आपका एनालिसिस क्या हुआ? गलत। आपका एनालिसिस गलत इसलिए हुआ क्योंकि आप अगर रिवाइज कर लेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये वाले टॉपिक छोड़ दिए और इनका होमवर्क नहीं किया तो ये वीक रह जाएंगे। जब इनका रिवीजन का टाइम आएगा तो फिर ये अच्छे नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों आपको 60 घंटे भी यूटिलाइज करने सिर्फ इसलिए। अब आपसे बात करते हैं रिवीजन की, तो रिवीजन के लिए आपको फिर से मिलेगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। अगर आप 31 दिन के हिसाब से बात करते हैं और आपके पास 10 घंटे होते हैं दोस्तों, तो आपके पास टोटल कितने घंटे हुए? 310 घंटे वो, और अगले महीने के भी 300 घंटे वो। टोटल आपके पास कितने घंटे हुए? 610 घंटे। 60 ये टोटल कितने हुए? 600, बोलिए 70 घंटे। 670 घंटे। और टारगेट ड्रॉपर्स मैं आपको बोलना चाहूंगा कौन सा रखना है। टारगेट आप रखेंगे अपना जेईई मेन 2 या 3।
अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है तो ही आप फर्स्ट के लिए सोचें, अदरवाइज 2 और 3 पर फोकस करें। ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप टॉपिक्स वो करें जो आपके करंट चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा करना भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अनसिमेट्रिकल सिस्टमेटिक नहीं करा आपका सिलेबस, तो सिस्टमेटिक सिलेबस नहीं करने से नुकसान ये होगा कि आप अपना ये वाला पोर्शन वीक रख देंगे, और अगर इसी पोर्शन में सबसे ज़्यादा एग्जाम में मार्क्स आ रहे हैं या क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपके मार्क्स बहुत कम आएंगे। अगर बहुत कम आ गए तो आपकी जितनी भी पढ़ाई थी, जितना रिवीजन था, सब यूजलेस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फोकस आपको रखना है पूरे सिलेबस को कवर करने का, और फोकस रखना है अच्छे मार्क्स लाने का, जिसके लिए आपको थर्ड अटेम्प्ट में जाना है। थर्ड अटेम्प्ट में जाने का फायदा आपका ये होगा कि आप अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन जैसे आप ये समझते हैं, आपको ये समझ में आता है तो एक नया डाउट क्रिएट हो जाता है, सर फिर जे एडवांस के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, सर जे एडवांस कैसे करेंगे? तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जे एडवांस के लिए भी आपके पास काफी टाइम बचेगा, क्योंकि अगर आपने जेईई मेंस अच्छा किया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बढ़े हुए कॉन्फिडेंस से आप जो भी पढ़ेंगे वो अच्छा पढ़ेंगे, और अच्छा पढ़ने से आपकी मेमोरी अच्छी होगी, याद रहेगा, लॉन्ग टाइम तक उससे सस्टेनेबल रहेगी चीज, तो आपका एफिशिएंसी बढ़ा देगा, जेईई मेंस में कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। अगर जेईई मेंस अच्छा होता है तो उसका फायदा आपको कहां मिलता है? उसका फायदा आपको मिलेगा जे एडवांस में। तो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी रखनी पड़ेगी, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, सिस्टमेटिक रखना पड़ेगा अपने आप को, और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो यहां पर अब बात करते हैं किसकी, कि सर हम कैसे करेंगे इतना सारा अगर जे एडवांस में होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले जेईई मेंस की जो तैयारी आप कर रहे हैं, जेईई मेंस की तैयारी के अंदर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। ध्यान सुनिएगा, जिन बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे स्टडी करें, तो आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं, प्लस आपको जो है नोट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यूज कर लेंगे और नोट्स कर लेंगे तो ऐसा मान लीजिए कि आपका एक बार के लिए कोर्स कंप्लीट हो चुका है। और ये कंप्लीट होने के बाद जब आप जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे तो सिर्फ आपका फोकस किस पर रखना है? आपका फोकस आपको सिर्फ और सिर्फ जे एडवांस के पैटर्न पर रखना है। यानी कि आप सिर्फ जे एडवांस के प्रीवियस ईयर्स करेंगे, प्लस आप मल्टीपल, मैच द कॉलम और कॉम्प्रिहेंशन पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और इंटीजर भी देख सकते हैं, क्योंकि जे एडवांस के पैटर्न में सिर्फ यही पैटर्न आता है जिसमें जेईई मेंस से डिफरेंट होता है। तो कहीं ना कहीं आपकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी होगी, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की, टाइम लिमिट की, बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम की, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से होता है। तो इसलिए अभी आप सिर्फ टेंशन छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ फोकस करिए जेईई मेंस के लिए, और जेईई मेंस के लिए आपको फोकस करते समय अपनी स्ट्रेटजी अपने तरीके से कस्टमाइज बनानी पड़ेगी कि आपको कहां पर वीकनेस है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।